वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड जीएसटी कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस कोर्स के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से कंप्यूटर अकाउंटिंग कोर्स आपको करवाएंगे और इसी कोर्स के अंदर आप टैली, बीजी, मार्क और मल्टीपल तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 0 लेवल से 100 लेवल तक कंप्लीट आप इसके अंदर सीखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास रहेगी अकाउंटिंग ग्रुप्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी थर्ड क्लास है और फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर हमने अकाउंटिंग मीनिंग और जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ा था। अब जो जर्नल एंट्रीज के बाद में आपको अकाउंटिंग ग्रुप पढ़ने होते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप का जब हम नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये अकाउंटिंग ग्रुप होते क्या हैं। इसे यूं समझिए, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं उस जर्नल एंट्री के अंदर हमारे पास में मिनिमम 2 लेजर्स होते हैं, एक डीआर साइड लेजर होता है और एक सीआर साइड लेजर होता है। तो कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा ये हमें पढ़ना होता है। अगर आपको अकाउंटिंग ग्रुप परफेक्ट लेवल के अंदर आ गए, अब अकाउंटिंग ग्रुप को लोग लेजर ग्रुप कहते हैं और अकाउंटिंग ग्रुप को टैली ग्रुप या बीजी ग्रुप या अदर अकाउंटिंग नाम से जान लेते हैं। नॉर्मली क्या है, अगर आपके अकाउंटिंग ग्रुप स्ट्रांग हो जाते हैं तो जो आपकी बैलेंस शीट या पीएनएल या किसी भी तरह की फाइनल अकाउंट में जो आपके प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक अपडेट देता हूँ, मेरे पास में काफी सारे मैसेजेस आते हैं या आपने भी कमेंट के अंदर काफी मैसेज रीड किए होंगे, तो काफी जो कैंडिडेट्स होते हैं वही लिखते हैं सर बैलेंस शीट के बारे में बताइए, पीएनएल के बारे में बताइए, या जो अकाउंट को फाइनलाइज कैसे किया था उसके बारे में बताइए, टैली से फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताइए। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती है बैलेंस शीट के अंदर या फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो प्रॉब्लम इसीलिए रहती है कि आपको जो अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में वेल परफेक्ट पता नहीं होता प्रैक्टिकली बेसिस के ऊपर। अकाउंटिंग ग्रुप अकाउंट्स की बैकबोन होती है। अगर आपकी बैकबोन कमजोर रही तो आप अकाउंटिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो हमारी बैकबोन होती है। अगर बैकबोन अगर आपकी कमजोर है तो शरीर आपका प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। तो सेम अकाउंटिंग ग्रुप हमारे बैकबोन है। अकाउंटिंग ग्रुप को हमें काफी ध्यान से पढ़ना है और मैं अकाउंटिंग ग्रुप आपको काफी इजी मेथड के अंदर समझाऊंगा। पहले अकाउंटिंग ग्रुप को हम लो लेवल के अंदर पढ़ेंगे जिससे कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को वो बेटर वे में समझ में आ जाए, और फिर अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर हम डिटेल्स में भी जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि अकाउंटिंग ग्रुप्स की नीड क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, बैलेंस शीट हुआ, पीएनएल हुआ, उसके अंदर आपको अगर वेल परफेक्ट होना है तो अकाउंटिंग ग्रुप आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। अब अकाउंटिंग ग्रुप को हम जनरल लैंग्वेज में समझते हैं ये क्या होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं उस जर्नल एंट्री के अंदर 2 लेजर होते हैं। जैसे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि मैंने 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। तो मुझे ये पढ़ना होगा कि जो मैंने जर्नल एंट्री की है उस जर्नल एंट्री के अंदर 2 लेजर हुए, एक तो कैश का हुआ और एक कैपिटल का हुआ, तो कौन सा लेजर मेरे कौन से ग्रुप में जाएगा ये हमें पढ़ना होता है। इसको इजी वे में यूं समझो, अगर मैं आपको किसी दूसरे तरह के एग्जांपल से समझाना चाहूं कि ये क्या बता रहा हूं मैं, अगर किसी बच्चे के बाउंसर जा रहा हो तो इसे आप यूं समझिए कि आप किसी शॉप के अंदर वर्क कर रहे हैं और उस शॉप के अंदर काफी सारे जूते, यानी जूतों की शॉप आपकी कंप्लीटली, उसमें अलग अलग ब्रांड के जूते हैं, भाई वुडलैंड का जूता भी, एडिडास का भी जूता भी है और भी किसी अलग अलग तरह की कंपनियों के जूते भी हैं। तो आपको क्या करना है, एक बॉक्सेस बनाने जिसको रेक बोलते हैं, और उस रेक के अंदर आपको उनको सेट करना है। जैसे आपने एक बॉक्स बनाया और उसका नेम दे दिया रेड चीफ, तो रेड चीफ का जो भी जूता होगा वो आप रेड चीफ वाले बॉक्स में रख देंगे। अगर आपको एडिडास का बॉक्स बना लिया आपने और एडिडास का कोई जूता हुआ तो आपको किस में रखना है, एडिडास के बॉक्सेस के अंदर रखना है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं वो हमारे लेजर्स बनते हैं और कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा उसके बारे में हमें जानना है। जो ये अकाउंटिंग ग्रुप होते हैं जिनको आप अकाउंट्स ग्रुप या लेजर क्रिएशन या टैली ग्रुप या मार्क ग्रुप के नाम से जानते हैं, ये सारे ग्रुप हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं और इन सभी का एक ही तरीका होता है, तो इसे आपको अकाउंटिंग ग्रुप कहना है। अब ये ग्रुप होते कितने उसके बारे में हम जानते हैं। नॉर्मली किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ले लो, ये 28 ग्रुप ही मेन ग्रुप होते हैं। हालांकि ऐसा कहना गलत है कि टोटल 28 ग्रुप ही होते हैं, इन ग्रुप को बढ़ाया जा सकता है, ग्रुप भी आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 28 ग्रुप है ये लगभग आपकी बैलेंस शीट और जो पीएनएल है उसके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से क्लियर कर देगी। तो 1 बाय 1 जानते हैं कि कौन से अकाउंटिंग ग्रुप का क्या यूज होता है, फिर इन अकाउंटिंग ग्रुप्स का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप हमारे पास में आता है वो आता है कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कैपिटल अकाउंट होता क्या है। इसे यूं समझिए, जो कैपिटल से रिलेटेड जितने भी लेजर होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो अभी आपके बाउंसर गया, अब इसको प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताता हूं कि हमारी फर्स्ट एंट्री है कि मोहन ने 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू मोहन कैपिटल। तो मोहन कैपिटल का जो लेजर है वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। यानी आपको एक रजिस्टर के अंदर एक तरफ तो लेजर लिखना है और दूसरी तरफ ग्रुप लिखना है और उसके बीच में आपने लगा दी लाइन। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेजर क्या बनेगा आपका,
मोहन कैपिटल का बनेगा। तो मोहन कैपिटल का जो लेजर है वो कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा? कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर जाएगा। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हर लेजर को एक ग्रुप चाहिए होता है और कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो फर्स्ट एंट्री जो आप बता रहे हो इसके अंदर तो 2 लेजर है, क्योंकि जब मोहन ने 10 लाख रुपए लाकर व्यापार प्रारंभ किया तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट या टू मोहन कैपिटल। तो मोहन कैपिटल का लेजर तो कैपिटल अकाउंट में चला गया, तो कैश का लेजर किस में बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं बनाया जाता, वो पहले से उसके अंदर बने रहते हैं। हालांकि कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे भी आते हैं जिनके अंदर कैपिटल अकाउंट के लेजर की भी नीड नहीं होती, वो भी पहले से उसमें बने हुए होते हैं। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रुप्स के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आपका क्लियर हो गया है, जो कैपिटल से रिलेटेड जो भी लेजर होंगे वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। अब इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एग्जांपल दूसरा ये है कि घर खर्च के लिए 1000 रुपए निकाले, घर खर्च के लिए 1000 रुपए निकाले, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट या टू कैश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश का लेजर बनेगा नहीं, तो वो तो नहीं बनेगा। अब किसका बनेगा? ड्रॉइंग्स का बनेगा। तो ड्रॉइंग्स का जो लेजर हम बनाएंगे वो किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा, क्योंकि जो हमारा घर खर्च होता है जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग्स भी कैपिटल से रिलेटेड ही होता है। तो ड्रॉइंग्स और कैपिटल के जो लेजर है वो किसके अंदर जाएंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएंगे। यहाँ पे मैं एक अपडेट आपको और दे दूं, पहले मैं सारे ग्रुप आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर, और हम अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आर्ट्स के भी और साइंस के भी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने कोर्स बनाया है ये साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों कैटेगरी की स्ट्रीम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जैसे जैसे हमारे क्लासेस आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम डीप में जाएंगे। तो मैंने क्लास का स्टैंडर्ड इस तरह से ही रखा है कि आपको अगर 0 लेवल से सीखना है, यानी आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इस क्लास को अटेंड करके इजी वे में अकाउंटिंग ग्रुप के बारे में जान लेंगे। और जब इनको मैं आपको 1 बाय 1 समझा दूंगा उसके बाद में हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी आप इसे ध्यान से समझिए। और जो इसके नोट्स है, यानी जो भी ग्रुप्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के नोट्स भी रेडी है, वो भी आपको मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, अभी हम पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी का क्या यूज है? ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेते हैं, यानी उधार पैसे लेते हैं, वो जाएगा लोन्स लायबिलिटी में। यानी सिचुएशन ये है कि सुमित आपका फ्रेंड है और आपने उससे 50,000 रुपए उधार लिए हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट या टू सुमित लोन। तो सुमित लोन का जो लेजर होगा वो किस में जाएगा? लोन्स लायबिलिटी के अंदर जाएगा। तो लोन्स लायबिलिटी का यूज होता है जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से लोन लेते हैं तो उसका जो लेजर होता है वो जाएगा लोन्स लायबिलिटी में। जैसे कि मैंने सुमित से 10,000 रुपए का लोन लिया, यानी उधार पैसे लिए, तो उसकी एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट या टू सुमित लोन। कैश का लेजर बनता नहीं है, किसका बनता है? सुमित लोन का लेजर बनेगा। और सुमित लोन का जो लेजर हुआ वो किस में गया? लोन्स लायबिलिटी के अंदर गया। तो ये स्टार्टिंग के 2 लेजर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, बाकी अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है करंट लायबिलिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी सारे जो ग्रुप्स है वो मैंने पर्पल कलर के अंदर करके रखे हैं। मैंने इन्हें पर्पल कलर के अंदर इसलिए किया है क्योंकि इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में अभी की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन ग्रुप्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा एजुकेशन का स्टैंडर्ड हाई करना पड़ता है। तो मैं काम करूंगा जो पर्पल कलर के जो विदाउट है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जब हम इस क्वेश्चन का एक प्रैक्टिकल कर लेंगे तो हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। तो जब बैलेंस शीट और पीएनएल के बारे में पढ़ेंगे आफ्टर 1 या 2 क्लासेस के बाद में ही, तब मैं आपको इनको डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए करंट लायबिलिटी को मैंने छोड़ दिया, यानी इसके बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 2 क्लास बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स क्या होता है? देखो जो भी हमारी संपत्तियों के जो लेजर्स होते हैं वो सारे के सारे फिक्स असेट्स के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल फोन खरीदा, मैंने कोई बॉटल खरीदी, या मैंने कोई फर्नीचर खरीदा। जैसे क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन खरीदा, तो एंट्री क्या होगी? मोबाइल फोन अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, किसका बनेगा? मोबाइल फोन का बनेगा। और जो मोबाइल फोन का जो लेजर बनेगा वो किसके अंदर जाएगा? फिक्स असेट्स के अंदर जाएगा। तो जो भी हमारी संपत्तियां होती है वो सारी की सारी संपत्तियां हमारी फिक्स असेट्स के अंदर जाती है। अब ऐसा कोई व्यूअर है या जो कैंडिडेट है जिसको ये नहीं पता कि असेट्स वगैरह क्या होते हैं, जो अकाउंटिंग मीनिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो बेटर रहेगा कि वो हमारी पहले फर्स्ट क्लास अटेंड करे, उसके बाद में इस क्लास अटेंड करे। यानी स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी क्लासेस को आप अटेंड कीजिएगा। तो फिक्स असेट्स भी
क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे देखो बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाने के लिए आप बिजनेस का पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट मिल सके, उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। यानी आपने बिजनेस की जो कैपिटल का जो पैसा है वो आपने शेयर मार्केट के अंदर लगा दिया। इसे यूं समझिए कि आपने रिलायंस जियो के शेयर खरीद लिए। अब कोई कमेंट में मत डालना कि ऐसे कोई शेयर नहीं खरीद सकते, उसके लिए डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, क्योंकि मैं आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अब सिचुएशन ये है कि आप रिलायंस जियो के आपने शेयर खरीद लिए, तो जनरल वे में आप इसकी एंट्री क्या करेंगे, रिलायंस जियो अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनता नहीं है, रिलायंस जियो का लेजर बनेगा, तो रिलायंस जियो का लेजर किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट के अंदर जाएगा। तो ये बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया मैंने जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है वो आता है करंट असेट्स। तो ये भी पर्पल कलर के अंदर होके रखा है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो लेजर आ रहा है वो आ रहा है ब्रांच एंड डिवीजन। ये ब्रांच एंड डिवीजन क्या होती है, देखो क्या होता है कि हमारा बिजनेस है और हमारी बिजनेस की एक और ब्रांच है, उन आपस में ब्रांचों के अंदर यानी उन दोनों ब्रांचों के अंदर हम किसी तरह का कंसाइनमेंट या किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो ब्रांच एंड डिवीजन में आएगा। अब ये कैसे होता है इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है एमआईसी एक्सपेंसेस। मैं शॉर्ट में बताता हूं एमआईसी एक्सपेंसेस क्या है। देखो जो भी आपके प्री डिफाइंड एक्सपेंसेस होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने से पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं, या जो आप अपना फर्म स्टार्ट कर रहे हैं, उस फर्म स्टार्ट करते वक्त जो आपका डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या किसी अदर रिसोर्सेज के ऊपर आपका जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो एमआईसी एक्सपेंसेस में जाएगा। डिटेल के अंदर अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब हम जानेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को यूं समझिए कि मोहन राम के नाम से आपके पास में 4 पार्टीज है और चारों पार्टी के आप 20-20, 30-30 हजार रुपए मांगते हो। तो आपके पास में किसी मोहन राम का बैंक के थ्रू कोई पेमेंट आ गया और आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा कि ये पेमेंट कौन से मोहन राम का आया है। तो इस सिचुएशन के अंदर अकाउंटेंट क्या करता है, एक बार के लिए उसकी एंट्री कर लेता है कि बैंक अकाउंट या टू सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन के अंदर वो फिगर नोट कर देता है या जो भी उसके पास भी इंफॉर्मेशन होती है वो नरेशन में लिख देता है। जब हम इसको और डिटेल में चेक करेंगे तब इसे सही कर देंगे। तो इसको यूं समझिए जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये पैसा किसके नाम या जमा करना है, तब इस पैसे को सस्पेंस अकाउंट में आप डाल देंगे। कैसे करेंगे ये भी प्रैक्टिकल करेंगे तब जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होता है, जब भी आप माल बेचेंगे या बेचा हुआ माल वापस आएगा उसके जो लेजर्स बनेंगे वो सेल्स अकाउंट में बनेंगे। यानी सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही किस में जाएंगे, सेल्स के ग्रुप के अंदर जाएंगे। इसे आप यूं समझिए कि 10,000 रुपए का माल बेचा तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो कैश का लेजर बनेगा नहीं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैश और पीएनएल का लेजर कभी नहीं बनाते। तो लेजर किसका बनेगा, सेल्स का बनेगा, और सेल्स का लेजर किस में जाएगा, सेल्स के ग्रुप के अंदर ही जाएगा। ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का क्या यूज है, जब भी हम माल खरीदेंगे या खरीदा हुआ माल वापस करेंगे, यानी परचेज और परचेज रिटर्न ये दोनों ही ग्रुप किसके अंदर जाएंगे, परचेज के ग्रुप के अंदर जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है, डायरेक्ट इनकम को अभी हम डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूं। डायरेक्ट इनकम को आप यूं समझिए कि आपके जो बिजनेस के जो मुख्य संसाधन होते हैं जिनको मेन रिसोर्सेज कहते हैं, अगर उनसे अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो डायरेक्ट इनकम है। अब ये होते कैसे हैं या इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल के अंदर ही समझेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट हिट करते हैं, यानी वो एक्सपेंसेस जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप यूं समझ लीजिए जो हमारा वेजेस का जो एक्सपेंसेस होता है यानी जो मजदूरी खर्च होता है उसको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है अभी के लिए। जैसे एग्जांपल है मजदूरी चुकाई, तो इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर बनेगा नहीं, वेजेस का बनेगा, और वेजेस का लेजर किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इनकम, जो अन्य रिसोर्सेज से जो इनकम हो जाती है, जैसे हमें कमीशन मिल गया, हमें डिस्काउंट मिल गया, या हमने किसी पार्टी से कोई सर्विस चार्ज लिया है तो वो हमारे क्या हो गए, इनडायरेक्ट इनकम हो गए। या हमने इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट भी क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट इनकम हुआ। तो जैसे इसका एक क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं कि कमीशन रिसीव किया तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या टू कमीशन। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, कमीशन का बनेगा। कमीशन का जो लेजर होगा वो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी के लिए आप एक काम करो, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मजदूरी आता है यानी वेजेस एक्सपेंसेस आता है तो उसको तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो।
बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जैसे बिजली का बिल चुकाए हो, वाटर का बिल चुकाए हो आपने, या डिस्काउंट दिया हो, कमीशन दिया हो, या किसी भी तरह का आपने एक्सपेंसेस किया है अभी के लिए मजदूरी को छोड़ के, उन सभी को आप किस में डाल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दो। अब वो कैसे करेंगे वो भी हम जानेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस को आप यूं समझिए कि बिजनेस की कैपिटल को बचा के रखा जाता है कि जब हमें अगर मार्केट में यू टर्न लेना पड़े तो रिजर्व और सरप्लस का पैसा यूज किया जाता है। इसे आप प्रैक्टिकल वे में यूं जाने रिजर्व और सरप्लस को कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आप एक डिसीजन लेते हैं कि आप 10 लाख रुपए कंप्लीटली खर्च नहीं करेंगे, उसमें से 2 लाख रुपए आप रिजर्व और सरप्लस में रखेंगे। अगर आपको मार्केट में यू टर्न लेना पड़े और कहीं से भी आपको पैसा नहीं मिल रहा हो तो ये रिजर्व सरप्लस का पैसा आपके काम में आएगा। तो जैसा ऐसे यूं समझ लीजिए कि हम पर्स के अंदर 500 का नोट छुपा के रखते हैं कि इमरजेंसी में इसका यूज करेंगे, तो अभी के लिए यूं ही समझ लीजिए कि रिजर्व और सरप्लस वो है कि उस पैसे को हम इमरजेंसी में यूज कर सके, ये हमारा होता है रिजर्व और सरप्लस। अब नेक्स्ट हमारे पास में जो ग्रुप आता है वो आता है बैंक ओडी। बैंक ओडी क्या होता है? बैंक ओडी होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? इसे यूं समझिए कि जो करंट अकाउंट की जो हमारे को लिमिट मिलती है, यानी जो आपके बैंक में जितना पैसा उससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं, उसे हम बैंक ओडी बोलते हैं। या जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वो भी हमारा बैंक ओडी के अंदर ही जाता है। तो बैंक ओडी हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी बैंक या फिनेंस कंपनी से लोन लेते हैं और उसके एवज में आपको किसी तरह की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, वो होता है हमारा सिक्योर लोन। यानी आपने किसी बैंक या फिनेंस कंपनी से लोन लिया और उसके लिए आपने किसी तरह की कोई चीज गिरवी रखी है, जैसे मकान का पट्टा वगैरह रखा है, तो उसके ऊपर अगर आपको लोन मिल रहा है तो वो क्या हुआ? सिक्योर लोन। अगर आपने किसी बैंक या फिनेंस कंपनी से लोन लिया है और उसके लिए आपको किसी तरह की कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ी तो वो लोन होगा हमारा अनसिक्योर लोन। तो मेन चीज ये आपको क्लियर हो गई है। सिक्योर लोन क्या होता है? जिसके लिए हम कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं। और अनसिक्योर लोन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज को गिरवी रख के लोन नहीं लेते। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जो भी हमारे टैक्स के जो भी लेजर होते हैं, जैसे जीएसटी के अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के जो लेजर्स होते हैं, वो सारे के सारे जो टैक्स के लेजर होते हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है प्रोविजन। प्रोविजन का यूज नॉर्मली क्लोजिंग के अंदर किया जाता है। तो जब हम क्लोजिंग पढ़ेंगे, जैसे आप कमेंट करते हो ना काफी कि सर साल के अंत के अंदर अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट प्रोविजन से ही होता है। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है? जिससे भी हम उधार माल खरीद के लाते हैं वो होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे क्वेश्चन है मुकेश से 10,000 रुपए का माल खरीदा, तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट या टू मुकेश। तो परचेज का लेजर किस में बन जाएगा? परचेज के ग्रुप के अंदर। तो मुकेश का लेजर किसके अंदर बनेगा? सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेन चीज वही है कि जो भी हमारे लेनदार होते हैं, यानी जिनसे भी हम उधार में माल खरीदते हैं, उनके जो लेजर्स होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टॉक इन हैंड। जो आपके गोदाम में जो माल बच जाता है वो हमारा स्टॉक इन हैंड होता है। इसको यूं समझिए कि आप 100 पीस खरीद के लाए और 80 पीस आपने बेच दी, तो बीच का तो 20 पीस बचा, वो क्या हुआ? स्टॉक इन हैंड हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है डिपॉजिट असेट्स। यानी जब भी आप किसी तरह की सिक्योरिटी जमा कराते हैं वो डिपॉजिट असेट्स के अंदर जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन है कि बीएसएनएल का आपने लैंडलाइन कनेक्शन लिया, तो जब भी हम बीएसएनएल का लैंडलाइन कनेक्शन लेते हैं तो हमें 500 रुपए सिक्योरिटी का जमा कराना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या हुआ? बीएसएनएल लैंडलाइन का कनेक्शन लिया, 500 रुपए सिक्योरिटी जमा कराई, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का लेजर बनेगा। और जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो लेजर बनेगा वो बनेगा हमारा डिपॉजिट असेट्स के अंदर। तो ये भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है लोन एंड एडवांस। अभी जितने भी लोन के जो ग्रुप आए हमारे पास में, उन सभी में हमने लोन लिया, जैसे लोन लायबिलिटी हुआ, सिक्योर लोन हुआ, अनसिक्योर लोन हुआ। अब बारी आती है हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो जब भी हम किसी हमारे एम्प्लॉय को लोन या एडवांस सैलरी देते हैं तो वो किस में जाएगा? लोन एडवांस के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सन्ड्री डेप्टर। तो जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं उसका लेजर सन्ड्री डेप्टर में जाएगा। जैसे कि नेहा को 1 लाख रुपए का माल बेचा, नेहा को 1 लाख रुपए का माल बेचा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? नेहा अकाउंट या टू सेल्स। तो नेहा का जो लेजर होगा वो किस में जाएगा? सन्ड्री डेप्टर में। और जो सेल्स का लेजर होगा वो किस में जाएगा? सेल्स के अंदर। तो ये भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है कैश इन हैंड। जो हमारे गल्ला होता है जिसको हम पेटी कैश बोलते हैं, उसके ट्रांजैक्शंस हमारे जाते हैं कैश इन
हैंड के अंदर। लास्ट में हमारे पास में आता है बैंक अकाउंट। तो बैंक का जो लेजर होगा वो किस में जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। तो मैंने नॉर्मल वे में 1 बाय 1 आपको ये सारे ग्रुप समझा दिए हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख रहे हैं। तो इस तरह से एक असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के अंदर किस तरह से लेजर क्रिएट होंगे, किस तरह से हम ग्रुप बनाएंगे, इसको 1 बाय 1 में आपको समझा रहा हूँ। आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है अपने रजिस्टर के अंदर। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको आंसर दे देगी। इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के बाद में आपको हमारे नोट्स स्टोर को विजिट करना है और वहां से कम 2 असाइनमेंट को डाउनलोड करके आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपकी हेल्प कर देगी। अगर आपको अकाउंटिंग ग्रुप के भी नोट्स चाहिए तो आपको हमारे नोट्स स्टोर को विजिट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट्स स्टोर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री मेरे पास में आ रही है वो आ रही है कि अजय ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो अजय ने 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। कैश का लेजर बनता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लेजर और ग्रुप के नेम से 2 हेडिंग लगा के रखी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन की जो मेरी एंट्री हुई वो हुई कैश अकाउंट या टू अजय कैपिटल अकाउंट। तो कैश का लेजर बना नहीं, तो लेजर के अंदर मैंने अजय कैपिटल लिख दिया और ग्रुप के अंदर आ गया कैपिटल अकाउंट। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड जो मेरा क्वेश्चन आ रहा है उसमें आ रहा है बैंक में खाता खोला। तो बैंक में खाता खोला की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, बैंक का बनेगा। तो लेजर के अंदर मैंने बैंक लिख दिया और ग्रुप के अंदर भी मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया, जो कि मेरे 28 ग्रुप में से एक ग्रुप है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास में क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है माल खरीदा। तो इसकी जो हमारी एंट्री होती है वो होती है परचेज अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर बनेगा नहीं, परचेज का बनेगा, और जो परचेज का जो लेजर बनेगा वो परचेज अकाउंट के अंदर ही बनेगा। अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास में फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है कि मुकेश से नगद माल खरीदा। तो जब भी ये नगद माल के अंदर एंट्री आती है तो पार्टी का नेम मेंशन नहीं होता। यानी फोर्थ क्वेश्चन की जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा वो है मुकेश से नगद माल खरीदा। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, और जो परचेज का लेजर है वो ऑलरेडी बन चुका है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एक लेजर एक ही बार बनता है। यानी अब अगर हम दोबारा परचेज का कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो फिर से आपको परचेज का लेजर नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि एक लेजर एक ही बार बनता है। तो फोर्थ क्वेश्चन में किसी तरह का भी लेजर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो परचेज का लेजर है वो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैंने ऑलरेडी बना लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है मनोज से माल खरीदा। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी एंट्री क्या हुई, मनोज से माल खरीदा। मनोज से माल खरीदने की एंट्री हुई परचेज अकाउंट या टू मनोज। तो परचेज का लेजर तो मेरा बना हुआ है, मनोज का नहीं बना हुआ। तो मनोज का लेजर बना और वो किस में गया, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर चला गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है माल बेचा। तो जब भी मैं माल बेचता हूं तो एंट्री क्या करता हूं, कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो कैश का लेजर बनेगा नहीं, सेल्स का लेजर बनेगा। तो सेल्स का लेजर बना वो सेल्स अकाउंट के अंदर जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास में आता है 7 नंबर के ऊपर, वो ये आता है कि शंकर को नगद माल बेचा। तो शंकर को जब मैं नगद माल बेचता हूं तो इसकी एंट्री करता हूं कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो कैश का लेजर बनेगा नहीं और ना ही सेल्स का बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सेल्स का? क्योंकि 6 नंबर क्वेश्चन में मैंने सेल्स का लेजर बना लिया। एक लेजर एक ही बार बनता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है मेरे पास में 8 नंबर। 8 नंबर के अंदर आया राहुल को माल बेचा। तो राहुल को माल बेचा तो एंट्री क्या हुई, राहुल अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स का लेजर बन चुका है, राहुल का नहीं बना हुआ। तो मैंने राहुल का लेजर बनाया और उसको किस में डाल दिया, सन्ड्री डेप्टर के अंदर मैंने डाल दिया है। अब आता है 9th क्वेश्चन, मनोज को चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन आया राहुल से प्राप्त हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 5th नंबर क्वेश्चन में मनोज और 8 नंबर क्वेश्चन में राहुल, इन दोनों के लेजर में क्रिएट कर चुका। तो इनके मुझे अब दोबारा लेजर क्रिएट नहीं करने होंगे, क्योंकि जब भी मैं मनोज को चुकाऊंगा या राहुल से प्राप्त करूंगा तो एंट्री होगी मनोज अकाउंट या टू कैश या कैश अकाउंट या टू राहुल। और कैश के लेजर बनते नहीं और मनोज और राहुल के लेजर पहले से बने हुए हैं। तो ये अब आपको डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कमीशन प्राप्त किया। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, कमीशन का लेजर बनेगा। और कमीशन किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर जाएगा, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में किराया चुकाया। तो किराया चुकाने की एंट्री होती है रेंट अकाउंट या टू कैश। तो रेंट का जो लेजर है वो बनेगा रेंट एक्सपेंसेस, और इसका जो ग्रुप होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। 13 नंबर क्वेश्चन आता है हमारे पास में घर खर्च के लिए निकाले। तो घर खर्च को अपना ड्राइंग्स कहते हैं। इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश। कैश का लेजर बनेगा नहीं, ड्राइंग्स का बनेगा, और ड्राइंग्स का लेजर बनेगा हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर।
फिर आता है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट या टू कैश, कैश का लेजर बनेगा नहीं, फर्नीचर का लेजर बनेगा, और फर्नीचर किस में जाएगा, फिक्स असेट्स के अंदर। सेम हमारा 15 नंबर क्वेश्चन भी यही है, मोबाइल फोन खरीदा, मोबाइल अकाउंट या टू कैश, कैश का लेजर बनेगा नहीं, मोबाइल फोन का बनेगा, और मोबाइल फोन का लेजर गया फिक्स असेट्स के अंदर। अब आता है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, मजदूरी चुकाई। मजदूरी होती है वेजेस, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको वेजेस को ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डालना है। अब वेजेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों डालते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्चुअल में होता क्या है, उसको डिटेल में हम आगे की क्लासेस के बारे में जानेंगे। आज फर्स्ट क्लास है, तो फ्रेशर्स को या जो नॉन कॉमर्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए क्लास ऑर्गेनाइज की गई है। तो अभी के लिए आपको वेजेस ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना है, बस बात बंद हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है वेतन दिया यानी सैलरी चुकाई। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट या टू कैश। तो कैश का लेजर तो बनेगा नहीं, सैलरी का बनेगा, और सैलरी का लेजर किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। फिर क्वेश्चन में हमारे पास में आता है बिजली का बिल चुकाया। तो इसकी एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट या टू कैश, कैश का लेजर बनता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का बनेगा, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किस में गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। सेम 19 नंबर क्वेश्चन आता है मोबाइल बिल चुकाया। तो यहाँ पे हम मोबाइल एक्सपेंसेस का भी लेजर बना सकते थे, टेलीकॉम एक्सपेंसेस का भी मैंने बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर आता है माल बेचा। तो जैसा कि आपको पता है कि इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट या टू सेल्स। तो कैश का तो बनता नहीं और सेल्स का पहले से बन चुका है, तो वो यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है राजेश को माल बेचा। तो इसकी एंट्री होती है राजेश अकाउंट या टू सेल्स। सेल्स का बना हुआ है, राजेश का बनाना है, और राजेश का लेजर किस में जाएगा, सन्ड्री डेप्टर के अंदर जाएगा। तो ये मैंने एक असाइनमेंट 1 आपको कंप्लीट सॉल्व कराया है, इसको आप अपने हाथ से भी सॉल्व करें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और आज की क्लास आपको कैसी लगी इसे भी मेंशन करना ना भूलें।